जी सर, लक्ष्मण यादव सर, अगला सवाल आपसे है कि प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान देना क्या दर्शाता है? क्या विपक्षी एकता के बढ़ते प्रयासों से वो डर रहे हैं या फिर वजह कुछ और है? जी बहुत शुक्रिया निधि जी। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें कह दी, जरा वो कविता पूरी पढ़ ली जाए। अब अभी रविकांत जी ने नाम लिया शायर का, रफीक सादानी का, तो कविता क्यों न पूरी पढ़ दी जाए। और बात भारत के प्रधानमंत्री की है, उन्होंने अगर इस देश के लोगों को एक पंक्ति साझा की है तो हमारा फर्ज है कि हम उस पूरी कविता की कुछ और पंक्तियां भी साझा करें। जी। उसका 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 अनुमान है, न वो ज्ञानी न वो ध्यानी, न वो बेरहमन न वो शेख, वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुंचे। अब गौर करिएगा, इसी कविता की ये पंक्तियां, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया फंसी रहे, और भाड़ में जाए देश की जनता, आपन कुर्सी बची रहे। जब नगीचे चुनाव आवत हैं, भात मांगो पुलाव पावत हैं, जौने डगर पर तलुआ तोर छिल गवा है, वो डगर पर चल के रफीक बहुत दूर गवा है। इस कविता के आखिरी पंक्ति थे कि गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है, वो जो हम पे मेहरबान है, भैया अमन चाल है कुछ है। तो ये रफीक सदानी की पूरी कविता है, और इसमें बाकायदे ये चुनाव का जिक्र, धोखे का जिक्र। और रफीक सदानी, मैं क्या उस कविता को पढ़ूं, उन्होंने पूरी कविता लिखी है कि जियो बहादुर खद्दरधारी, ई महंगाई ई बेकारी, नफरत का फैली बीमारी, दुखी रहे जनता बेचारी, बिकी जात बा लोटा थारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। तो अब इन पे अगर मैं तो मोदी जी को शुक्रिया कहूंगा कि वो ऐसी चीजें लोगों के बीच में ला रहे हैं। अब ये देखना ये कि नई शिक्षा नीति के बाद कितने लोग पढ़ने पढ़ाने के कल्चर को मेंटेन किए हुए हैं, कि अगर थोड़ा सा उन्होंने इशारा किया है तो देश की जनता तक ये कविता पहुंचा दीजिए, और अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि गलत चीज कोट कर दिया। तो ये असल में सारा खेल परसेप्शन का है, छवि बनाने का, और अपनी छवि को बनाकर, वो वसीम बरेलवी का शेर है ना कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा। अब आपको बड़ा बनने की बीमारी है कि आपसे बड़ा कोई, अगर मूर्ति भी बहुत बड़ी है तो फोटो उस एंगल से खिंचवाई जाए कि जो सामने आए, अखबार पर छपे या उनके सोशल मीडिया पर छपे, उसमें बड़ी वाली मूर्ति से ज्यादा बड़ी फोटो इनकी आए, कपड़े पर 10 लाख का सूट बनवा करके अपना नाम छप। तो एक किस्म की बीमारी होती है जिसमें आप अपने से बड़ा किसी को नहीं देखते, आप अपनी हार को कबूल नहीं कर पाते। आपको कहीं से भी दूर सुबगाहट अगर सुनाई देने लगे कि कोई आपके सामने चुनौती बनता जा रहा है, तो आप बेचैन हो उठते हैं, आपकी भाषा इतनी गिर जाती है कि आप ये भूल जाते हैं कि आप इस देश के सबसे बड़े सियासी ओहदे पर बैठे हुए हैं। आप गालियां गिनने लगते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप जो तर्क गढ़ रहे हैं। जैसे हम तो भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अगर कोई आपसे ये कहे कि हम आपसे डर नहीं रहे, इस सफाई में ही ये छिपा है कि डर काफी गहरे अब बैठ गया है। दूसरी बात, आप तर्क गढ़ते हैं सामने वालों को खारिज करने के लिए, तो आपने तर्क क्या गढ़ा कि ये भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। तो अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने गिना दिया कि कितने भ्रष्टाचारी अब उनकी वॉशिंग मशीन से जाकर के राष्ट्रभक्त हो चुके हैं। इन्होंने तर्क दिया कि परिवारवादी एकजुट हो गए, और 2 दिन पहले भारत के गृह मंत्री ने एक फोटो ट्वीट की, उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी के 2 प्रमुख लोग उसमें, गृह मंत्री जी के दोनों तरफ थे, एक तरफ पिता थे, दूसरी तरफ पुत्र थे। और जितनी पार्टियां इनके गठबंधन में शामिल हो रही हैं, ये सारी की सारी पार्टियां परिवारवादी इनकी परिभाषा के हिसाब से मिल जाएंगी। तो आप तो अपने तर्क में अपने लोगों का अपमान कर देते हैं। अब तो ये देखना होगा, अमित शाह जी का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है कि हम किसी को बुलाते नहीं। तो अब इसका मतलब ये जो बाकी लोग चले गए, ये तो इनका अपमान हो गया भाई, बिना बुलाए ये लोग चले गए क्या। तो भ्रष्टाचारी में, परिवारवादी में और इस तरह की चीजों में ऐसा लगता है कि अपने सहयोगी दलों का अपमान कर रहे हैं।
अगर अब ये अलग बात है, जो ईडी सीबीआई से डर के गया होगा वो तो अपमान सह लेगा, लेकिन जिसमें अगर खुददारी थोड़ी भी बची होगी तो वो कम से कम एक सवाल तो पूछेगा। तो ये जो पूरी चिंता, मेरी चिंता खासकर इस बात को है कि भारतीय राजनीति का जो स्तर गिरता जा रहा है, उस स्तर गिरने में जो इतिहास की पुस्तक का सिलेबस बदल के चाहते हैं ना कि इतिहास में अमर हो जाएं, वो हो रहे हैं अमर, लेकिन वो इतिहास में इसलिए याद किए जाएंगे कि जी हां, आपकी भाषा ने इस देश के सियासत को इतने नीचे स्तर पर पहुंचाया, आपकी राजनीति ने लोगों के बीच नफरत को इतने गहरे पैठा कर दिया कि लोग अब इस बात से अपनाने लगे, मतलब घबराहट होने लगी कि आप इस देश में राजनीति को कहां ले जा रहे हैं। अच्छा, कार्यक्रम कौन सा था जो आपने बयान चलाया? पोर्ट ब्लेयर में एक उद्घाटन हो रहा है ना, वो तो सरकारी कार्यक्रम है ना महाराज। इतने चुनाव के प्रभाव में, इतने चुनाव के गिरफ्त में है कि सरकारी कार्यक्रम और राजनीतिक रैली का फर्क भूल गए। भाई इस बात का जवाब तो किसी राजनीतिक रैली के जरिए भी दिया जा सकता था, इस बात का जवाब तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए दिया जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री एक सरकारी कार्यक्रम में जाकर के जब इसका जवाब दे रहे, इसका मतलब बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिनसे वो अपने हार का डर नहीं दिखा रहे, बेसिकली वो डर तो भीतर बैठ रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो पार्टी गई हुई है, आप तो 4 PM वाले हैं, उनके लोग हैं, वो चाचा जो गए हैं, वो चाचा ऐसी गाली दे दिए चुनावी बयान में, उस गाली को आप हम बोल सकते हैं ना, आप अपने चैनल पे चला सकते हैं, लेकिन भाई अब ऐसा हो रहा है कि वहां वो भी स्वीकार हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आखिरी टिप्पणी ये है कि जो विपक्षी एकता से घबराहट की वजह से ही इनकी बिगड़ी बोली नहीं है। आपने शीर्षक गलत लिखा है, आपको शीर्षक ये लिखना चाहिए कि विपक्षी एकता ने वास्तव में जो मोदी जी हैं उनको फिर से देश के सामने एक बार उजागर कर दिया। मूलतः अभी रविकांत जी जो बात कह रहे थे ना, मैं एकदम सहमत हूं, लेकिन रविकांत जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि गंभीरता से न लें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम गंभीरता से न लें तो हम तो नहीं लेते भाई, सच बात ये है, जैसे रविकांत जी नहीं ले रहे हैं, हम भी नहीं लेते, बहुत सारे लोग, लेकिन जमहूरियत में वोट देने वाले लोग इस तरह से, भाई हमारे यहाँ एक किस्सा सुना करके मैं थोड़ा सा वक्त ले लूं, मैं एक किस्सा सुना दूं फिर हम बाकी पैनलिस्ट। हमारे यहाँ इलाहाबाद में मतलब मैं पढ़ता था, और एक इस चुटकुले का मर्म समझिएगा। इलाहाबाद में एक चाय की दुकान पर हम गए तो हमने देखा कि वहां ऐसे ही है ना, जेसीबी बैठ जाए तो जमघट जम जाता है, उसको देखने के लिए मशीन कैसे खुदाई कर रही है, वैसे ही वहां एक व्यक्ति चाय की चुक्कड़ पर बैठा हुआ है और वो लोगों को किस्सा सुना रहा है कि जानते हो गुजरात में भूकंप क्यों आया, भुज में भूकंप क्यों आया, क्योंकि धरती गोल है और इसी समय इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ है, और इलाहाबाद है इधर और गुजरात है इधर, तो ज्यादा पब्लिक आ गई है इलाहाबाद की तरफ, तो उधर से धरती हिल गई और भूकंप आ गया, और बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि बाबा आप कितना अच्छा बता रहे हैं, और वही बाबा एक दिन फिर टीवी पर आने लगा, वही बाबा एक दिन चुनाव लड़ जाएगा, ये सब होता है इस देश में। मुझे चिंता उस जनता की है जो इस बात को भी सही मान लेती है, और इसलिए मुझे ये जो झूठ बोलने वाला कथावाचक था या चुटकुला सुना रहा था या जिसकी भाषा गिर गई थी या जो खराब राजनीति कर रहा है, मुझे उसे गंभीरता से लेना होगा, वरना इसको हमारी जनता गंभीरता से ले लेगी। जिस तक शिक्षा नहीं पहुंची, जिस तक रोजगार नहीं पहुंचा, जिस तक जागरूकता अभी उतनी नहीं पहुंच रही है, वो कभी गणेश की मूर्ति को दूध पिलाने को भी सही मान लेती है, कभी बाबा के किस्मत बताने पहुंच जा रही है। मुझे उस जनता को कहना होगा कि भाई इस देश में ऐसे नेता, वही कह रहे हैं वो जो रफीक सादानी कह रहे थे ना, जब नगीचे चुनाव आवत हैं, मांग पुलाव मांगत भात पुलाव पावत है। तो ये जो भाड़ में जाए देश की जनता, अपन कुर्सी बची रहे, रफीक सादानी बहुत चुनौती दे गए हैं, इस बात को जनता तक ले जाना होगा। शुक्रिया। जी बिल्कुल ठीक है सर आपने। लक्ष्मण यादव सर, आखिरी टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि विपक्ष ने अपने संगठन का नाम इंडिया रखा है और इसी नाम के जरिए विपक्ष जो है वो मोदी और एनडीए के सामने आम जनता की समस्याओं को भी रखने का प्रयास करेगा ताकि वो जनता से कनेक्ट हो सके। तो विपक्ष को इस नाम का कितना फायदा मिलेगा? नाम के लिहाज से तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक संकट था, जिस तरह के हमले हो रहे थे,
जिस तरह से चीजों को घेरबंदी की जा रही थी कि आपके जैसे होता है ना, जंग लड़ने के हथियारों पर भी सवाल खड़ा कर दिया जाए, आपकी नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया जाए, तो आपकी लड़ाई को कमजोर करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत मजबूत है कि वो लोगों के सामने एक इमेज बिल्डिंग कर देती है कि ये परिवारवादी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये अमुक है, ये अमुक है, तो वो अपने आप में बहुत बहुत ताकतवर हो जाए। अब इस बात को चैलेंज करने के लिए विपक्षी दलों ने जो एक रास्ता निकाला है, वो रास्ता बहुत दिलचस्प है, और वो रास्ता यही है कि भाई देखो, आप जिसको हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, और इसलिए ये नाम चुना है INDIA, इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो टूल है, ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स है बेसिकली इमेज बिल्डिंग के। जैसे वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी ऐसे स्लोगन रेज करती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, या इस तरह के नाम देती है, शॉर्ट फॉर्म देते हैं। उस लिहाज से भी एक बहुत अच्छा जवाब है। आइडियोलॉजिकली जो ग्राउंड हो सकता है जिस पर आप आज के देश में अगर राजनीति करना चाहते हैं, तो भारत के संविधान को केंद्र में रख करके, भारत के लोग, हम भारत के लोग को अगर केंद्र में रखते हैं, और अगर उसका कोई इशारा इंडिया से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, और इसमें विपक्ष ने एक बहुत शानदार चाल चल दी है। अब वो तो ये लोगों को एक लाइन में, अभी ट्विटर देखिए भरा पड़ा है, इंडिया वर्सेस हु, भारत के खिलाफ कौन, भारत के खिलाफ NDA, भारत के खिलाफ मोदी, और राहुल गांधी ने इसको बोला, सारे विपक्षी दलों ने उसको एकजुट करके लिया। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव प्रचार होगा तो अखिलेश यादव कहेंगे कि UDA NDA के सामने PDA है, और PDA इंडिया में शामिल है, तो उसको वो अपनी टैक्टिक्स अपनाएंगे। हेमंत सोरेन उसे अपनी भाषा में लोगों को समझाएंगे। और जहां तक रविकांत जी अभी बात ये कह रहे थे ना कि वो सोशल इंजीनियरिंग वो सब कर रहे हैं, हाँ, वो जो बीजेपी के पास, देखिए एक लाइन की बात है, इसको आप मानिए ना मानिए, आप अगर नैरेटिव बनाने में बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट करने लगेंगे, तो आपको भी अपना विश्लेषण फिर से करना होगा। भाई उनके पास ED CBI है, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, कुछ लोगों को लालच में ले आते हैं, कुछ लोगों को डरा के ले आते हैं, जो नहीं मानता उसकी पार्टी तोड़ देते, सरकार गिरा देते। ये उनकी टैक्टिक्स है। हाँ, आप विपक्षी दलों को, मैं क्लीन चिट भी नहीं दे रहा हूं, विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए और जोड़ना होगा। मसलन उत्तर प्रदेश में अगर ओम प्रकाश राजभर चले गए उधर, तो समाजवादी पार्टी को चाहिए कि राजभर की पॉलिटिक्स करने वाले जमीनी नेताओं को खड़ा करें, वो बाकी दलितों के बीच से लीडर पैदा करें, मुसलमानों के बीच से लीडर पैदा करके उनको खड़ा करें। तो ये दोनों बात मैं कह रहा हूं, बीजेपी के नैरेटिव से भी बचना है, और विपक्ष के जो कमियां हैं उसको भी हमें उजागर करना है। विपक्ष की कमियां भी जोड़ने में और है। कांग्रेस तो भाई, उनके सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री तो पिछड़ी जाति के हैं, कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है, तो जोड़ रहे हैं। हाँ, इन्हें अभी और काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिनसे उनका वो एक जमाने में वो चंद्रकांता आता था, वो तिलिस्म और अय्यारी का उपन्यास था, तो तिलिस्मी लोगों से, मायावी लोगों से इनका पॉलिटिकल संघर्ष है। इसलिए मायावी तो आप नहीं हो सकते, तिलिस्मी नहीं हो सकते, ईमानदार हो सकते हैं कि सबको जोड़ करके जो इंडिया बनता है उसको अगर आप वाकई एड्रेस कर पाए तो आप कामयाब होंगे। शुक्रिया।